Hello students, welcome to the Akshanayi classroom. So today we will start probability. Okay, probability क्या है? सबसे पहले इसको समझो कि जैसे नेचर में वेरियस फिनोमिनन है, ठीक है, जिसके वेरियस आउटकम्स है. ओके, बट हमें ये पता होता है कि आउटकम क्या आने वाला है. जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइस को थ्रो किया तो उस पर वन फेसेस क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो अब उस पर ये 6 फेसेस में से कुछ भी आ सकता है, बट हमें पहले पता नहीं होता है कि 2 आएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना. तो जैसे अब 2 आने के चांस क्या है, ये सब प्रोबेबिलिटी में आ जाता है. अब जैसे एक प्लेइंग कार्ड है जिसमें 52 कार्ड्स है, आप कोई भी एक कार्ड निकालो, जैसे हम बोला कि 4 नंबर का आना चाहिए, ठीक है. तो हमें पहले से पता नहीं होता है इन एडवांस, हमें नहीं पता होता है कि वो क्या आने वाला है. आगे बात समझ में. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आती है पिक्चर में. ओके, सो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है. प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, okay, to find chance of occurrence of any event. ठीक है. सो अच्छा, मैं कुछ पॉइंट बोलते जाऊंगा, आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, और समझाते हुए जाऊंगा. नोट डाउन करना है, ठीक है. जहां लिखना होगा मैं लिख दूंगा, बट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या है ये. इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चांस ऑफ अकरेंस, ठीक है, ऑफ एनी इवेंट ई, ठीक है. फॉर एग्जांपल इस इवेंट को हमने बोल दिया ई, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, उसको हम ऐसे लिखते हैं पी ऑफ ई. पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो किसी की प्रोबेबिलिटी जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 क्लोज से 1 क्लोज, ठीक है. कैसे होती है अभी बाद में समझेंगे. आप तो ये याद रखो कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 क्लोज से 1 क्लोज तक होती है, ठीक है. ओके, फिर कुछ रिलेटेड टर्म्स देखते हैं. सम रिलेटेड टर्म्स. रिलेटेड टर्म्स में सबसे पहले आता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ये होता है कि वो कभी भी नहीं होगा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0. प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है. जैसे मैं बोलूं कि आपसे बोला जाए कि एक 52 प्लेइंग कार्ड्स है जिसमें कितनी कार्ड होते हैं, 52. अब उसमें से बोले कि कार्ड नंबर 14 आ जाए, तो 14 तो होते ही नहीं कभी. आगे बात समझ में. तो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. एक डाइस को थ्रू किया और आपसे बोला गया कि आउटकम 0 आ जाए, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. आगे बात समझ, मतलब प्रोबेबिलिटी 0. इट कैन नेवर अकर, कैन नेवर अकर. ओके, देन सेकेंड आता है फिर श्योर इवेंट. श्योर इवेंट, ठीक है. तो इसकी श्योर इवेंट मतलब वो हमेशा हो गई होगा, तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो गई, 1. आगे बात समझ में. मतलब आपसे बोला जाए कि एक डाइस को थ्रो किया और नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो डाइस पर नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6. तो अब डाइस को थ्रो करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1. एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल होता है, तो आपसे बोला जाए कि हेड या फिर या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1. क्योंकि वो हेड या टेल में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा. आ रही है बात समझ में. तो ये हो गया श्योर इवेंट. मतलब इसका मतलब हो गया विल अकर डेफिनेटली. ओके, देन थर्ड है सैंपल पॉइंट. ओके, सैंपल पॉइंट क्या होगा आपका, जैसे आपने डाई को थ्रो किया, ठीक है. तो एक कोई भी आउटकम है, जैसे 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम आ सकता है. तो जैसे 2 आ गया तो ये क्या हो गया, सैंपल पॉइंट हो गया, ठीक है. तो एक पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट. ओके, लिखते जाना. पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है. फॉर जैसे मान लो कि कॉइन को टॉस किया, हेड आ जाए, तो ये क्या हो गया आपका सैंपल पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होगा, जितने भी सैंपल पॉइंट पॉसिबल है उनका सेट सैंपल स्पेस. बहुत ही सिंपल. जैसे हेड और कॉइन को टॉस किया तो सैंपल पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है,
ये की हो सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो जितने भी सैंपल पॉइंट है उनका मैं एक सेट बना लूं तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ऐसे, या कभी कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक डाई को थ्रो किया तो सैंपल पॉइंट क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जो पॉसिबल आउटकम है वो सैंपल पॉइंट हो गया आपके। अब सैंपल पॉइंट का आप सेट बना लो तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, ऑल सैंपल पॉइंट पॉसिबल, उनका सेट क्या हो गया आपका, सैंपल स्पेस। तो जैसे एक डाइस को थ्रो किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, ये सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। आ रही है बात समझ में? ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले लिख लो इसको कि क्या होता है, फिर हम आगे समझेंगे, ठीक है। लिखो, it is an experiment for which all possible outcomes are known but the obtained outcome of a particular trial is not known in advance, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें ये तो पता होता है कि इसके आउटकम्स क्या क्या आने वाले हैं, बट पर्टिकुलर कौन सा आउटकम आएगा ये हमें पता नहीं होता है, ये भूला गया है। जैसे मैं एक डाइस को थ्रो करूं तो मुझे पता है कि जो आउटकम आएगा वो आएगा या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6, बट कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता होता है। तो वो क्या कहलाता है आपका, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे बात समझ में नहीं लिखा हो तो एक बार फिर से लिख लो, इट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन बट द ऑब्टेन्ड आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायल इज नॉट नोन इन एडवांस। तो जैसे आप कॉइन को टॉस करो, ठीक है, तो हमें पता है कि पॉसिबल आउटकम क्या होगा, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, बट क्या हेड आएगा या फिर टेल आएगा इसके बारे में कोई बात कर सकते हैं क्या, नहीं बात कर सकते। ओके, तो ये आपका हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ 6 पॉइंट, इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट की बहुत ही साधारण डेफिनेशन ये है कि इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट्स इट, ठीक है। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं एक डाइस को हमने थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या है उसे हमारे पास ये। अब मैं बोलूं कि जो आउटकम हो, हमने एक इवेंट डिफाइन किया इवन, कि आउटकम जो हो वो आपका इवन नंबर हो, तो वो हो गया 2 4 6। तो डाइस को थ्रो करने में इवन नंबर क्या क्या आ सकते हैं, 2 4 6, तो ये हमेशा इसका सैंपल पॉइंट है क्या, सबसेट है क्या सैंपल स्पेस का। दूसरा इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, मान लो कि जो आउटकम हो वो एक ऑड नंबर हो, तो वो इवेंट आपका हो गया। तो ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। तो ये आपका एक इवेंट हो गया। आगे बात समझ में, ऐसे कई तरीके से आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या, इवेंट E3 हमने डिफाइन कर दिया कि जो आउटकम हो ग्रेटर देन 5 हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इवेंट 3 क्या हो जाएगा, 6। एक ही पॉसिबल इवेंट है वो 6। ओके, नाउ 7th पॉइंट, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या होता है, नाम से क्लियर होगा कि जिस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो उसको हम बोलेंगे सिंपल इवेंट, ठीक है। सो इवेंट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ओके, ठीक है। या फिर एक एलिमेंट हो उसको हमने क्या बोला है, सैंपल पॉइंट बोला है। तो इवेंट कंटेनिंग 1 सैंपल पॉइंट। ओके, देन फिर आता है कंपाउंड इवेंट, नाम से क्लियर होगा, कंपाउंड इवेंट। अच्छा, सिंपल इवेंट का एक एग्जांपल ले लें हम, कि एक डाइस को थ्रो किया और इवेंट हमने डिफाइन कर दिया कि जो आउटकम हो वो इवन प्राइम नंबर हो। इवन प्राइम नंबर हो तो कौन सा आएगा, 1 से लेके 6 तक 2 आएगा, या फिर बोला कि ऑड प्राइम में तो 2 आ जाएंगे, इवन प्राइम बोला तो वो हो गया 2। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल इवेंट, जिसमें एक सैंपल पॉइंट है। या फिर ये वाला E3 बोल दो, ये भी एक सैंपल पॉइंट, सैंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड इवेंट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इवेंट कंटेनिंग मोर देन 1 सिंपल पॉइंट, या इवेंट कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट, ठीक है।
तो जैसे हम बोले E1 E2, E1 और E2 हमारे क्या है, कंपाउंड इवेंट है। आगे बात समझ में? ओके, ठीक है। तो इसमें जैसे ये इवन इवन बोला, ये जो इवेंट हमने इवेंट डिफाइन किया था कि इवन नंबर आए, इसमें सैंपल पॉइंट कितने हैं, 3 है। तो एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड इवेंट। बहुत ही सिंपल टर्म है, याद रखना बस इनको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये कौन सा था, 8th। नाउ 9th पॉइंट, 9th पॉइंट क्या है आपका, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल। इक्वी लाइकली और इक्वी प्रोबेबल आउटकम्स, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, नाउ इक्वली लाइकली, इस टाइप के जो है, इनको टर्म को आपको ढंग से समझना भी है। पता तो सब कुछ होना चाहिए कि कौन क्या होता है, ठीक है। और जो जहाँ टिक लगाया है ये आपको फील आना चाहिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फंडा वैसे ही है पीएनसी जैसा, ठीक है। आपको यहाँ भी फील आना चाहिए। सबसे पहले तो फोकस, देन फील, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इक्वी लाइकली और इक्वी प्रोबेबल क्या होता है, डेफिनेशन पहले लिख लो क्या होता है। टू आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वी लाइकली इफ अकरेंस ऑफ वन इज नॉट फेवर्ड ओवर द अदर। क्या लिखा गया, फिर से एक बार, टू आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली, ओके, इफ अकरेंस ऑफ वन इज नॉट फेवर्ड ओवर द अदर, ठीक है। तो जैसे ध्यान से सुनना, जैसे मैं बोलूं कि एक डाइस को थ्रो किया तो आउटकम 1 और आउटकम 2 आए, ये दोनों इक्वली प्रोबेबल है। मतलब बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि एक आउटकम आ रहा है तो उसके तो वो ज्यादा फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर 2 भी उतना ही फेवरेबल है जितना 1 आ सकता है। वैसे ही 1 2 3 4 5 ये 6 आउटकम्स जो है सारे के सारे इक्वी प्रोबेबल है, कि जितना चांस ऑफ अकरेंस 1 का है उतना ही चांस ऑफ अकरेंस 2 का है, वैसे 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। तो ये जैसे आउटकम है ये आपके इक्वली प्रोबेबल है, इक्वी प्रोबेबल या फिर इक्वली लाइकली आउटकम है। आ रही बात समझ में? एक कॉइन को हमने टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आए या टेल आए दोनों इक्वली लाइकली है या इक्वी प्रोबेबल है। ओके, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक ज्यादा फेवरेबल है दूसरे से, मतलब 1 का चांस ज्यादा है दूसरे कंपेयर टू अदर। यहाँ पर दोनों मतलब किसी को फेवर नहीं किया गया है, ठीक है। तो तुम तो एग्जाम्पल ये ध्यान रखना कि डाइस को थ्रो किया तो 1 से लेकर 6 तक आउटकम जो भी है इक्वल, उनके सबके चांस इक्वल है, चांस ऑफ अकरेंस शुड बी इक्वल, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि 1 और 2 जो है ये दोनों इक्वली प्रोबेबल है। कब बात कर रहे हैं? व्हेन अ डाई इज कास्ट और रोल्ड, ठीक है। इक्वी प्रोबेबल या फिर इक्वली लाइकली। पर मैं ऐसे बोल दूं, ठीक है, मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया ई कि आउटकम ओसी मतलब आउटकम, आउटकम इज 3 और एक बोल दिया आउटकम इज नॉट 3। क्या है, दोनों इक्वली, दोनों का इक्वल चांस है क्या? क्या बोला गया है? हमने एक इवेंट डिफाइन किया, इवेंट ई, उसमें क्या है, आउटकम एक 3 है और दूसरा क्या है, आउटकम इज नॉट 3। ओके, तो मुझे बताओ इक्वली लाइक, यहाँ आउटकम की बात होती है, इवेंट की बात नहीं हो रही है। इक्वली लाइकली में जो बात कर रहे हैं आउटकम की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आउटकम्स है, एक तो ये है कि तीन आ जाए या फिर एक 3 नहीं आए, मतलब 3 आ जाए, और दूसरा क्या है 3 बार मतलब 3 नहीं आए। क्या दोनों इक्वली लाइकली है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। यदि हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो
हमने क्या बोला, आउटकम 3 आ जाए, और आउटकम 3 नहीं आ सकता तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 4 5 और 6। तो आप यहां देखो कि 3 आउटकम आने का कितना चांस है, टोटल आपके पास 6 है। अब तो ऐसे देखो ये, और 3 नहीं आने के चांस है, उसमें आपके पास 1 2 4 5 6 कोई भी आ जाए, तो कॉमन सेंस हम बोल सकते हैं कि इसका चांस ज्यादा है आने का, कि 3 नहीं आए कंपेयर टू 3 आ जाए। तो दोनों इक्वली लाइकली है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम वही बात कर रहे थे, इक्वली लाइकली का मतलब है कि एक, या ऐसे बोलो कि सेम चांस ऑफ अकरेंस। तो 3 का जो चांस है वो कम है कि 3 नहीं आने से। आगे बात समझ में, तो 3 नहीं आएगा तो 1 2 4 5 6 कोई भी आ सकता है, तो इसका चांस ज्यादा है, तो ये आपका इक्वली लाइकली नहीं है। आ रही बात समझ में, ये टर्म का हम आगे यूज करेंगे और अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ जानी चाहिए बात, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल चीज है। इक्वली लाइकली हो गया आपका, ओके। ये कौन सा पॉइंट था, 9th। नाउ 10th। ठीक है, तो इसमें लिख लेना कि दिस सिंपल पॉइंट या दो आउटकम जो है इवेंट ई में, कि 3 या 3 नहीं आए, तो दोनों इक्वली लाइकली नहीं है, ओके। अच्छा, और ये जो इवेंट बनाएगा क्या, आपका सैंपल स्पेस बनाएगा क्या, क्योंकि या तो 3 आएगा या फिर 3 नहीं आएगा, तो पूरा क्या बन गया आपका सैंपल स्पेस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है कि सारे इवेंट मिलके, आप तो सिंपल डेफिनेशन ये समझो, फिर डेफिनेशन लिखवा भी दूंगा, आप इसको ऐसे समझो कि सारे इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस बना दे, बस ये बात होगी। मतलब जितने भी इवेंट है आपके पास, वो सारे के सारे जो आउटकम है वो कवर करे। नहीं है बात समझ में, डेफिनेशन लिखो। इफ ऑल पॉसिबल आउटकम आर कवर्ड बाय, if all possible outcomes are covered by set of events, then it is called set of exhaustive events. क्या बोला गया फिर से, if all possible outcomes are covered by a set of events, then the set is called set of exhaustive events. Okay, तो जैसे मैं एक डाइस को रोल किया, ठीक है, डाइस इज रोल, ठीक है, तो इवेंट 1 बोला हमने कि जो नंबर आए उस पर इवन आ जाए, तो 2 4 या फिर 6 हो सकता है, ठीक है। दूसरा बोला है कि जो नंबर है वो क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो 1 3 5 हो गया। हमने बोला कि जो आउटकम है वो प्राइम आए, तो 2 3 और 5 हो गया। आगे बात समझ में, या आउटकम जो है ग्रेटर देन 4 आए, तो वो हो गया 5 और 6 हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ इवन आउटकम इवन आए, आउटकम ऑड आए, आउटकम प्राइम आए, आउटकम ग्रेटर देन 4 आए, ठीक है। तो मैं बोलूं कि E1 और E2, E1 एंड E2, क्या ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है क्या, मतलब दोनों इवेंट सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है क्या। तो हम बोलेंगे कि इवेंट 1 और इवेंट 2, तो एक डाई को यदि क्रॉस करते हो तो सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 या फिर 6, ठीक है। अब इवेंट 1 और इवेंट 2 में क्या सारे के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं क्या, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो E1 और E2 सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। आगे बात समझ में, मैं बात करूं इवेंट 1 की और इवेंट 3 की, तो इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, बट 1 नहीं आ रहा है, तो ये आपका सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। आगे बात समझ में, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट कवर नहीं हो रहा, मतलब एक भी छूटा तो वो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि E1 और E4 है क्या, तो यहां भी 1 कभी कवर नहीं होगा, ना 3 कवर हो रहा है, एक भी कवर नहीं हो रहा, तो वो फिर सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं हुआ। आगे बात समझ में, यदि मैं आपसे बोलूं कि E1 एंड E2 और E4 बोला जाए, तो ये है क्या, तो E1 E2 E4 में देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6, तो यही आ रहा है, हम देख चुके हैं। अब इसमें 5 और 6 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो
ये देखना है कि सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो कितनी बार भी कवर हो उससे मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 सारे कवर हो रहे हैं तो ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हुआ। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो n आपके पास सेट्स है ना, अब उनको सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब बोलेंगे, जब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 से लेके कितने सेट्स है आपके पास, सॉरी कितने इवेंट्स है आपके पास, n इवेंट्स है, तो वो क्या बना दे, सैंपल स्पेस। मतलब उनका यूनियन क्या बन जाए, सैंपल स्पेस। तो वो जो इवेंट्स है वो क्या कहलाएंगे, आपके सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आगे बात समझ में, सबसे बेस्ट समझने के लिए एग्जांपल दे रखा है। ओके ओके, नाउ ये हो गया आपका 9th पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 11 है आपके पास डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं इनकॉम्पेटिबल इवेंट, या फिर इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद रखना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डिसजॉइंट इवेंट आपने कहीं पढ़ा होगा, डिसजॉइंट सेट थ्योरी में। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि दो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर क्या बोला है, इवेंट, तो दो इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो वो क्या हो गया, डिसजॉइंट इवेंट। और डिसजॉइंट इवेंट को भी बोलते हैं इनकॉम्पेटिबल इवेंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट, हम कोई भी इवेंट ले, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो या कोई भी कॉमन आउटकम ना हो प्रॉब्लम इस केस में, तो वो क्या कहलाएगा आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आती बात समझ में, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ अकरेंस ऑफ वन rules out the chance of occurrence of other. Two events are said to be mutually exclusive if occurrence of one event rules out the chance of occurrence of other. ठीक है, तो मैं यहां पर जैसे बोलूं कि एक डाई को हम जब रोल किया था, है ना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। हमने इवेंट डिफाइन किया E1 और E2। E1 क्या बोला था कि नंबर इवन आए, E2 क्या बोला, नंबर ऑड आए। तो E1 एंड E2 क्या आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, तो यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि यदि इवन नंबर आ रहा है तो कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा, या कभी भी ऑड आ रहा है तो कभी इवन नहीं आएगा। मतलब हमने बोल दिया कि इवन आ रहा है तो फिर ये उस केस में इवेंट 2 कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इवन आ गया तो फिर ऑड नंबर कभी आएगा ही नहीं। आगे बात समझ में। यदि आपसे पूछा जाए कि इवेंट 1 एंड इवेंट 3 क्या बोला था कि प्राइम नंबर, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, तो नहीं है। यदि इवेंट 1 की बात करूं तो 2 4 6 आ रहा है, तो क्या उस समय इवेंट 3 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जब आउटकम 2 आ जाए तो इवेंट 3 भी हो जाएगा, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आगे बात समझ में। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने एक इवेंट 5 डिफाइन कर दिया कि आउटकम मान लो कुछ आ रहा है 2 3 या 5 आ रहा है, ऐसा कुछ बोल दिया, है ना, या 3 और 5 आ रहा है ऐसे मान लो। तो आपसे पूछा जाए कि E1 और E5 क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, तो बिल्कुल है कि इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि एक इवेंट यदि हो गया तो फिर दूसरा नहीं हो सकता, तो वो क्या हो गया आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, यदि एक हो गया तो दूसरा कभी नहीं हो सकता। ओके, वो आपका हो गया डिसजॉइंट इवेंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिसजॉइंट इवेंट बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादा टर्म कौन सा यूज किया जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि दो बंदे हैं ए और बी, दो पर्सन है, एक को हमने एक डाइस दे दी और एक को क्या दे दिया, कॉइन दे दिया। एक को डाइस दे दिया और एक को क्या दे दिया, कॉइन दे दिया, और हमने बोला कि डाइस में आउटकम 4 आ जाए और कॉइन में हेड आ जाए, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या। क्या क्वेश्चन है कि दो पर्सन है, उनके एक के पास डाइस है और एक के पास कॉइन है। ठीक है, एक हमने इवेंट 1 डिफाइन किया जिसमें बोला गया है कि आउटकम क्या हो 4, और इवेंट 2 डिफाइन किया, उसको क्या बोला है कि आउटकम क्या हो, कॉइन में हेड आ जाए।
आगे बात समझ में? तो इवेंट 1 और इवेंट 2 क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? सो आंसर इज नो। क्यों भाई? भाई ऐसा समझो इसको कि डाइस पर उसको क्या चाहिए 4 और कॉइन पे क्या चाहिए हेड। क्या ऐसा एक साथ हो सकता है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है। एक ने डाइस रोल किया तो उस पर मान लो 4 आ गया, आ सकता है ना। और दूसरे बंदे ने क्या कॉइन को टॉस किया तो क्या उस पर हेड आ सकता है एट अ टाइम? इस पर भी 4 और इस पर हेड आ सकता है क्या? मतलब डाइस पे 4 आया और कॉइन पे हेड आ जाए क्या? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए। सो दिस 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 इज event 1 and event 2 are not mutually exclusive events. Okay, understood? आगे बात समझ में? now independent event। अच्छा, ये जो टर्म बताया गया है ये ये अलग चीज है और जो बताया जा रहा है ये बहुत अलग चीज है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। फिर भी हमने क्या बोला? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट हम साधारण भाषा से समझे तो वो ऐसा है कि एक इवेंट मान लो E1 है और एक इवेंट E2 है, तो E1 हो या ना हो E2 पे कोई फर्क नहीं पड़े, या E2 हो या ना हो E1 पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो इवेंट जो ऐसे हो वो क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आ रही बात समझ में? और ये कहानी अलग थी। यहां क्या था कि एक इवेंट हो गया तो दूसरा कभी नहीं होगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग चीज है, इंडिपेंडेंट इवेंट अलग चीज है। दोनों को कभी भी रिलेट मत करना, दोनों अलग अलग चीजें, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिख लो। क्या है? टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस और टू इवेंट्स आर कॉल्ड independent if occurrence or non occurrence of one event does not affect the other। ठीक है, two events are called independent if occurrence or non occurrence of one does not affect the chance of occurrence of other। ओके, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास यही वाला है कि मैंने एक पर्सन है, उसके बाद एक डाइस है और एक कॉइन है। डाइस पर 4 आ जाए और इस पर उसके पास आउटकम कॉइन में मान लो टेल आ जाए, तो ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब इस पर 4 आए ना आए, मतलब ये इवेंट आपका हो या ना हो, इधर टेल आए ना आए उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? एक डाइस है और एक कॉइन है। मैंने बोला कि इस पर आउटकम 4 आए, इस पर टेल आए, इसको आपने रोल किया डाइस को, इधर डाइस है इधर कॉइन है। ठीक है, उस पर 4 आए ना आए, इधर टेल आने या ना आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? या इधर टेल आए ना आए, इधर डाइस पे 4 आने का या ना आने का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा। तो वो ऐसे इवेंट्स क्या हो गए? आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। आगे बात समझ में? ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसा दे कि एक प्लेइंग कार्ड से कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से हमने, ध्यान से सुनना, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, कार्ड नंबर 1 निकाला और उसको वापस रख दिया। 52 में से एक कार्ड निकाला, ठीक है, फिर उसको वापस रख दिया। फिर दूसरा कार्ड निकाला, मतलब रिप्लेस कर दिया कार्ड को, फिर दूसरा निकाला कार्ड 2। तो क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है क्या? तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कि पहले पर जो आया फिर आपने रिप्लेस कर दिया, फिर कितने कार्ड हो गए? 52। फिर दूसरा जो कार्ड आया है वो कुछ भी हो सकता है, तो पहले पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहले जो कार्ड आया है उससे दूसरे कार्ड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वापस से 52 कार्ड्स हो गए, तो दूसरा कुछ भी आए, तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट। पर मैं ऐसा बोलूं कि 52 में से आपने एक कार्ड निकाला और उसको रख लिया, अब बचे कितने? 51, एक माइनस हो गया। अब दूसरा जो कार्ड आया उस पर फर्क पड़ेगा कि पहले कार्ड में क्या आया है? मतलब यदि हम दूसरा कार्ड निकाले विथ रिप्लेसमेंट तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। बट दूसरा कार्ड निकाला हमने और पहले वाला जो कार्ड है उसको रिप्लेस नहीं किया, तो अब कार्ड कितने बचे? 51, क्योंकि एक तो आ गया। तो ये जो है वो डिपेंडेंट हो गया कि पहला कौन सा आया है, दूसरे फर्क उसका पड़ेगा। तो ये आपका डिपेंडेंट का एग्जाम्पल हो गया, ये इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल हो गया। आ रही बात समझ में?
ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट जो है वो एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 बार परफॉर्म किया गया है, तो उसमें हो सकता है और यहां भी हो सकता है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है, चलो दोनों कंपेयर नहीं करते हम। आप तो ऐसे समझो कि ये अलग कहानी है और वो अलग कहानी है, ठीक है। इसको आप अलग से समझो, इसको अलग समझो, दोनों को रिलेट करो ही मत कभी, तो आप खुश ही रहोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई कभी। ठीक है। So now we will start classical definition of probability. Classical definition of probability. ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। लेट अ सैंपल स्पेस कंटेन, लेट अ सैंपल स्पेस contains m plus n elements, m plus n elements, let a sample space contains m plus n equally likely outcomes. एलिमेंट्स हटा दो। let a sample space contains m plus n equally likely या फिर equally probable, ठीक है, आउटकम्स, ओसी मतलब आउटकम। let a sample space contains m plus n equally likely outcomes, ठीक है, out of which m favors, out of which m favors occurrence of an event E, out of which m favors occurrence of an event E, then probability of occurrence of event E is, ठीक है। क्या बोला गया है कि टोटल आपके पास n प्लस n इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ये बहुत जरूरी है। क्लासिकल डेफिनेशन जो 13th वाले हैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं कि आप लोग जब भी आप ये वाली क्लासिकल डेफिनेशन लगाए प्रोबेबिलिटी का, जो ये बताने वाले हैं, वो कब लगती है, जब उसके जितने भी आउटकम्स है वो इक्वली प्रोबेबल होंगे तब। हर केस में नहीं लगाते, ऐसा नहीं, यदि हर केस में लगा देते तो प्रोबेबिलिटी यही खत्म हो जाता। बट फिर भी हम कई लेक्चर्स पढ़ते हैं इसको, आ रही बात समझ में? तो उसका मेन कारण ये है कि इक्वली लाइकली। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कब लगेगा, जब इक्वली लाइकली होंगे। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके लिख लो, ठीक है। तो इसमें बोला है कि टोटल m प्लस n इक्वली लाइकली आउटकम्स है, जिसमें m फेवर कर रहा है, ठीक है। किसको फेवर कर रहे हैं? इवेंट ई को, इवेंट ई, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी आपके पास m अपॉन में n प्लस n, या ऐसे बोलो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आगे बात समझ में? ओके, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हम यहां बोल सकते हैं कि m फेवरेबल बोला है, तो कहने का मतलब है कि टोटल n प्लस n थे, तो उसमें से m चले गए, बचे कितने? n। तो n क्या हो गया? आपके अनफेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल नीचे रखो और जितने फेवरेबल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उनको ऊपर रख दो, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आगे बात समझ में? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करें हम, कि आपसे बोला गया है कि एक डाई को रोल किया गया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास आ गई कितनी? 1 2 3 4 5 और 6। मान लो उसने इवेंट ई डिफाइन किया कि आउटकम जो है वो एक ऑड नंबर हो, तो 1 3 5। तो इवेंट ई क्या आ गया? ऑड नंबर बोला है, तो आउटकम क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। तो इवेंट ई के आने की प्रोबेबिलिटी
इवेंट ई के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल को नीचे लिखो, और जो फेवरेबल है, फेवरेबल कौन कौन से कैसे, 1 3 5, तो कितने नंबर हुए हैं, 3, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि एक हाफ आ गई प्रोबेबिलिटी। आगे बात समझ में। तो इवेंट ई कि आपको एक डाइस को रोल कर रहे हो तो उस पर ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि हमने अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो 0 से 1 तक होगा। यदि मैं बोलूं कि इस पर 7 आ जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 0 अपॉन में 6 कितना होगा, 0। मैं इसमें बोलूं कि एक नेचुरल नंबर आ जाए तो नेचुरल नंबर तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ गए। वो तो ऐसे नहीं सब लिख देंगे, हमारे पास तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे आ सकते हैं। मतलब जो भी बात करेंगे हम, वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक डाइस को हमने थ्रो किया है तो उस पर जो आउटकम आ रहे हैं टोटल कितने आएंगे, 6, तो 6 अपॉन में 6 कितना हो जाएगा, 1, तो वो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है हमेशा 0 क्लोज से 1 क्लोज के बीच में ही रहेगा। मैंने सबसे जब पहला पॉइंट लिखाया था कि प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, उसमें लिखाया था कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 क्लोज से 1 क्लोज तक होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना कि आउटकम इक्वली लाइकली हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सेम क्वेश्चन कि डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपको इवेंट E1 बोल दिया कि जो आउटकम हो वो क्या हो, 3 हो, आउटकम 3 हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी आपकी होगी टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, फेवरेबल कितना है, 1। अरे ऐसे मत कर देना कि फेवरेबल 3 है, अरे हमने हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो आउटकम तो एक ही है ना, वो 3 है, वैल्यू 3 है उसकी, आउटकम तो एक ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। अब कोई दिमाग लगाएगा कि हमने एक इवेंट, जो इवेंट 1 बोल रहा है वो ये बोलना चाह रहा है, बात को समझ रहा, कोई ऐसा दिमाग लगाया जरूर कि क्या बोल दिया उसने कि आउटकम इज 3, और दूसरा क्या हो जाएगा, आउटकम इज नॉट 3। तो यहां से फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया कि 3 चाहिए और टोटल कितने, 1 और 1 ये 2, तो हम हाफ लिख दें, ये गलत है। यदि ऐसा होता तो दुनिया की हर कहानी की बात, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, हाफ होती। अरे ये बात समझ में। अब हम बोले कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तुम्हारा आंसर में समझ गया क्या है, ठीक है, पर मेरा आंसर समझो। तो कोई बोलेगा कि वो इवेंट बना दो कि रागा इज पीएम, राहुल गांधी विल बिकम पीएम और राहुल गांधी विल नॉट बिकम पीएम। तो बोलेंगे हमें तो राहुल गांधी को पीएम बनाना है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, और टोटल कितने, 1 और 1 के 2, तो हाफ, तो हाफ प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यदि होना तो चाहिए कि हमने क्या लिखा है कि फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहां पर हमने 2 में ब्रेक कर दिया उसको, तो टोटल आउटकम तो 2 हो गए, फेवरेबल कितना है, 1, तो हाफ होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है कि आउटकम 3 आए, और आउटकम 3 नहीं आए तो क्या हो सकता है, 1 2 4 5 और 6, तो आउटकम 3 आने की प्रोबेबिलिटी आप देखो तो क्या है, 1/6 अभी निकाली हमने, और आउटकम 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं, 6, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी। तो क्या दोनों इक्वी प्रोबेबल हुए क्या, तो इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल उस समय नहीं बताया था, इक्वी लाइकली आउटकम वो होंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे मैं डाइस को थ्रो किया तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। एक कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इक्वी प्रोबेबल। बट ये केस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी आपने हाफ, इसी प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं लिख सकते, कारण क्योंकि दोनों इक्वली प्रोबेबल नहीं है। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कब लगाया जाता है, जब आउटकम्स आपके इक्वली लाइकली हो तभी लगेगा, ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। बहुत छोटा पॉइंट है मैं जानता हूं, बट यहाँ पर बहुत गलतियां होती है, ठीक है, हम सीधा ऐसा कर देते हैं। बात समझ में आ गई। तुम तो ऐसे याद रखो कि यदि ऐसा हो गया कि आउटकम 3 चाहिए, आउटकम 3 नहीं हुआ,
तो दुनिया के हर केस में या तो ये होगा या फिर नहीं होगा, तो टोटल आउटकम 2 हो गया, फेवरेबल 1 हो गया, तो सबकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती है। तो ऐसा तो होता नहीं है। और ये बात समझ में, यहाँ इसको भूल जाना, कुछ बोलोगे कि हाँ बन तो सकता है ना, या तो पीएम बनेगा या फिर राहुल गांधी बनेगा, पर और भी फैक्टर्स है ना। हमें पता है कि हाफ से कम ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है कुछ के लिए, है ना। आगे बात समझ में। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहली बात तो क्लासिकल डेफिनेशन कब एप्लीकेबल है, व्हेन आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इसको लिखो, नहीं लिखा हो तो लिखो, 2 बार लिख लिया, तीसरी बार भी लिखो। आगे बात समझ में। और ओके ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी द आउटकम शुड बी इक्वली लाइकली। ओके ठीक है। और इसमें कुछ ये भी यूज करते हैं, ऑड्स इन फेवर, और एक टर्म होता है ऑड्स अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर मतलब होता है कि फेवरेबल या ऑड्स इन फेवर। इस केस में हम बात करें फेवरेबल आउटकम कितने हैं m, अनफेवरेबल कितने हैं n, तो m is to n, या फिर ऐसे बोलो फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल। ओके, और ऑड्स अगेंस्ट में क्या होता है, अनफेवरेबल अपॉन में फेवरेबल। तो अनफेवरेबल कितने हैं n, फेवरेबल कितने हैं m, तो इसमें होगा अनफेवरेबल अपॉन में फेवरेबल आउटकम्स। आगे बात समझ में। तो ऑड्स इन फेवर मतलब फेवर अपॉन में अनफेवर, ऑड्स अगेंस्ट में अनफेवर अपॉन में फेवर। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन किया था हमने, इसकी बात कर लेते हैं। कौन सा प्रॉब्लम, ये कि जिसमें आउटकम ऑड हो, तो इसमें ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएंगे, ऑड्स इन फेवर, ये किसके बराबर हो जाएगा, अनफेवरेबल, सॉरी ऑड्स इन फेवर मतलब फेवरेबल 3 आउटकम, अनफेवरेबल 3, 6 मत कर देना, वो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। भाई 3 फेवर कर रहे हैं, अनफेवरेबल कितने हैं, 2 4 6, तो 3 हुए ना, तो 1:1 हो गया ये। ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट भी यही होगा, अनफेवरेबल अपॉन में फेवरेबल। इस केस में हम बात करें कि हमें 3 चाहिए था, तो इसमें ऑड्स इन फेवर ये कितना हो जाएगा भाई, ऑड्स इन फेवर हो जाएगा 1:6 मत कर देना 5, क्योंकि फेवरेबल 1 है, अनफेवरेबल 5। ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट मतलब अनफेवरेबल अपॉन में फेवरेबल, तो वो 5:1 या 5/1 5। So now we'll start some questions. Okay, question number 1. Let odd against India winning a match with Australia are 3:5, then find the probability of India winning the match. Okay, odds against है, ठीक है, odds against मतलब unfavorable कितने हो गए, उसको बोल दिया n, वो हो गया 3. Okay, favorable cases 5. Okay, so probability of India winning the match is equal to favorable upon में total होगा 3 + 5, ये हो गया 5/8, बहुत सिंपल. ओके, odds against बोला है, तो unfavorable upon में favorable. Now question number 2, let a natural number n is selected, then find the probability that fourth power of n ends in digit 6. ध्यान से क्वेश्चन समझना, इसको नेचुरल नंबर बोला है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है. Then find the probability that fourth power of n ends in digit 6. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पर नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं। नेचुरल नंबर तो कितनी होती है, इनफाइनाइट लार्ज नंबर से, है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट लगता है, आप समझो, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है. नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, तो जो भी नंबर आप लिखो नेचुरल नंबर, क्या होता है, या तो वो एंड मतलब यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो 0 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, या फिर 9 आएगा. कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, इन 10 डिजिट्स में से 0 to 9 यूनिट प्लेस पे वही आएगा, और उस नंबर का स्क्वायर या पावर 4 कर दे तो वही यूनिट प्लेस पे वही नंबर आएगा जब उसके यूनिट, जैसे मैं बोलूँ मैंने लिया 12, तो इसके स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, जब 2 के स्क्वायर करने पे आएगा, दैट इज 4. 12 स्क्वायर करो, 22 स्क्वायर करो, 32 स्क्वायर करो, इसके यूनिट वही, इस पूरे नंबर का स्क्वायर करने पे जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वही आएगा.
मतलब पूरे नंबर का स्क्वायर करो, फिर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो निकालो, या फिर 2 का स्क्वायर कर दो, फिर यूनिट प्लेस पे जो 2 का स्क्वायर फिर से जो नंबर आया। अगर ये बात समझ में, ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो है कितना, किस फ्रीक्वेंसी से या क्या फ्रीक्वेंटली वो नंबर जो पूछा गया है वो आ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं जैसे नंबर ले लूं, 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 5 6 7 8 9, 10 के लिए हमने ले लिया 0, क्योंकि 10 के स्क्वायर करने पे क्या होगा, 100 आएगा। 10 पावर 4 करने पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। तो 0 का स्क्वायर करे, वही बात हो गई जो अभी मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करने पे जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा, वो जो नंबर लिया है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो। तो वो जो नंबर बने उससे स्क्वायरिंग या पावर 4 या जो भी पावर कर रहे हो उसके पावर करने पे जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वही होगा जब पूरे होल नंबर का स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो या पावर 4 कर दो। आगे बात समझ में। तो यहां पर नेचुरल नंबर है, तो आप बात को समझो कि मैं कोई भी 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लूं, कोई भी 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आप ले लो, तो उन नंबर्स में यूनिट प्लेस पे आपको मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 8 7 9 तक मिलेंगे। क्या ये 10 डिजिट्स ही मिलेंगे क्या, कोई भी आप 10 नंबर ले लो। आगे बात समझ में। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी लेता हूं कि 10 नंबर आप कोई भी कंसेक्यूटिव ले लो। मान लो मैंने 1 से लेकर 10 तक लिया, मैं 11 से 20 ले लूं तो तब भी यही कहानी होगी उसमें, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो सेम आ रहा है। आ रही बात समझ में। मैं 25 से 36 तक ले लूं, सॉरी 25 को इंक्लूड कर दे, 34 तक, 25 से 34 दोनों इंक्लूड, तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 5 6 7 8 9 0 1 2 3 एंड 4। तो क्या यूनिट प्लेस पे आपको यही डिजिट मिले क्या, तो आप कोई भी 10 नंबर ले लो आपको यूनिट प्लेस पे यही डिजिट मिलेंगे। मतलब आप 10 कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी ले लो तो पावर कितनी भी करो, वो जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो सेम आएगा, कोई भी 10 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो आप। तो यहाँ पर हम देखें तो 10 की फ्रीक्वेंसी में हम नंबर ले, मतलब 10 10 10 10 10 करके ले, तो जो इन 10 नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये जो पूछा गया उसकी बात हम बाद में करेंगे, वही आप बाकी नेचुरल नंबर के लिए बात कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो जो हमने नंबर्स लिए उसको बोल दिया आई, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमें यूनिट प्लेस पे कितना चाहिए, द फोर्थ पावर ऑफ एन एंड्स इन डिजिट 6। तो सबसे पहले तो आप ऐसा नहीं करोगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमने हाफ कर दी। हाफ कर दी मतलब कैसे, कि ऐसा नहीं बोल दिया कि या तो एंड्स विथ 6 और डज नॉट एंड विथ 6। मतलब तो हमें क्या चाहिए, एंड विथ 6 होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी आपने कर दी 1/2। टोटल 2 आउटकम है, फेवरेबल 1 है, तो ये गलत है। कारण क्योंकि ये और ये इक्वली लाइकली नहीं है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, पहली बात। और ऐसा भी नहीं है कि 10 में से आप कोई भी एक ले लो, मतलब 10 में से एक बार आपको, जैसे 6 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6, या 6 का स्क्वायर एंड कहां पर होगा, अच्छा एंड में 6 मतलब यूनिट प्लेस की बात चल रही है। आगे बात समझ में। तो ऐसा नहीं कि एक में से 10 में से एक फेवरेबल केस है, ऐसा भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ये भी नहीं होगी ना ये होगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायरिंग की, तो उसको बोल दिया i1, मतलब इंटीजर का स्क्वायर क्या बोल दिया i1। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 0, इसके स्क्वायर करने पे 1, इसका स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एंड कहाँ हो रहा है वो 6 पर, 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1। अब बोलोगे 9 का स्क्वायर 1, अरे भाई कहाँ एंड हो रहा है, मैं उसकी बात करनी है। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, पावर 4। तो इसका एक बार और स्क्वायर कर दो तो आई पावर 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर किया तो 0, इसका स्क्वायर फिर किया तो 1, ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये एंड कहाँ हो रहा है 6 पर। 9 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 9 का स्क्वायर
1 पर एंड होगा, 4 का स्क्वायर 6 पर, 1 का 1। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि 0 पर क्या आ रहा है, 0, और 1 1 1 कितनी जगह आ रहा है, 4 बार। किस किस के लिए आ रहा है, वो 1 के लिए और 3 के लिए, ठीक है, और 7 के लिए और 9 के लिए आपको आउटकम क्या मिल रहा है, 1 1 1 1 1। आगे बात समझ में? और 6 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और 5 कहाँ मिल रहा है, इस पर 5 मिल रहा है, मतलब इसके लिए 6 था और 5 इकलौता है। आगे बात समझ में? तो मैं आपसे बोलूं कि इंटीजर आपने लिया, क्या क्या लिया, 0 1 3 7 9 और 2 4 6 8 और 5 अलग से। तो इनका पावर 4 करने पे क्या आ रहा है, 0, इधर क्या आ रहा है, इसके पावर 4 करने से 1, इसके पावर 4 करने से क्या आ रहा है, 6, इसके पावर 4 करने से यूनिट प्लेस पे या एंड कहाँ पर वो नंबर हो रहा है, 5 पर। आगे बात समझ में? तो आप जल्दीबाजी में ऐसा मत करना कि आपके पास जो आउटकम आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 0 1 6 5। कोई भी 10 नंबर ले लो तो आउटकम आपके पास ये आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। गलत है ये। गलत क्यों है? क्योंकि 0 1 6 और 5 ये आने का, ये सारे इक्वली प्रोबेबल है क्या, इक्वली लाइकली है क्या, या इक्वली प्रोबेबल है क्या? नहीं है, क्योंकि 0 की आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। 10 में से एक नंबर आप लोगे तो 0 आएगा। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, 0 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, क्योंकि टोटल 10 है और 0 कब आ रहा है, जब 0 ले रहे हैं, तो 1/10। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/10, क्योंकि 4 पर वो आ रहा है 1, अगर 4 नंबर का पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, तो 4/10। तो ये इक्वली लाइकली है क्या सारे? नहीं है। मतलब 0 के आने की पावर 4 करने पर 0 आए, 1 आए, 6 आए, 5 आए, ये इक्वली प्रोबेबल नहीं है सारे के सारे, इसलिए 1/4 नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एंड कहाँ पर हो, 6 पर हो, या पावर 4 करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आए, 6 आए। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब 2 4 6 8, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने लिए थे, 10, तो आंसर हो गया आपका 2/5। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। तो आप कोई भी 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, मतलब आप 10 नंबर कोई भी ले लो कंसेक्यूटिव, मतलब 10 की फ्रीक्वेंसी से आप चलो, ठीक है। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी आई है 6 पावर 4 करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। ठीक है। तो जब भी लार्ज नंबर में आपके पास नंबर्स आए, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो हम किसकी बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की। तो आप एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो यहां पर, करना चाहो तो। पॉइंट है कि लिखना इसमें, probability is frequency, probability is frequency of occurrence of an event, probability an event, probability is frequency of occurrence of an event if experiment is performed large number of times. Okay, frequency is probability is frequency of occurrence of an event, an occurrence of an event if experiment is performed large number of times. आगे बात समझ में? ओके। तो मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने क्या बात कर ली, फ्रीक्वेंसी की, किस फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है। तो हम 10 कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले तो उनके यूनिट प्लेस पर क्या क्या आ रहा है, 0 से लेके 9 तक, 9 डिजिट्स, ये टोटल 10 डिजिट्स आ रहे हैं। ओके। तो हमने कोई भी 10 नंबर ले लिया, उनके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो ये ले लिए। आगे बात समझ में? तो हमने इसकी बात कर ली, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो उसकी, 2/5। तो पूरे नेचुरल नंबर में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। आई बात समझ में? ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि लार्ज नंबर ऑफ पर जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो तो बहुत सारे है ना, तो इस टाइप का यदि डेटा दे रखा है तो हम प्रोबेबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी में, मतलब। ठीक है।
ध्यान रखना है कितना फ्रिक्वेंटली वो हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line. Find the chance that the extreme fruits are both orange. तो 4 apples and 3 orange, ठीक है। अब इनको एक लाइन में बैठाना है और उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें भाई देखो, एप्पल्स और ऑरेंज के बाद में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि वो आइडेंटिकल है या फिर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे बेस्ट चीज यही है, क्या समझो, हमने क्या बोला, मान लो फ्रूट्स जो है सेम वैरायटी के, वो आइडेंटिकल ले लिए। क्या बोला कि 4 एप्पल्स जो है वो आइडेंटिकल है और 3 ऑरेंज जो है वो भी आइडेंटिकल, मतलब एप्पल और ऑरेंज वो तो आइडेंटिकल नहीं हो सकते ना, एक एप्पल एक ऑरेंज है, दोनों अलग अलग वैरायटी है, बट सेम वैरायटी के हमने आइडेंटिकल ले लिए। आगे बात समझ में। सो टोटल नंबर एक लाइन में अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे भाई, 4 एप्पल 3 ऑरेंज, उनको बैठाना है, जिसमें 4 एक टाइप के हैं, 3 एक टाइप के हैं, तो टोटल 7 फैक्टोरियल, बट 4 एक टाइप के हैं तो 4 फैक्टोरियल। ये पीएनसी में जैसे किया है, अब पीएनसी होगा, पीएनसी नहीं बताया जाएगा, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 एप्पल्स और 3 ऑरेंज, सेम वैरायटी के, सेम आइडेंटिकल है, ठीक है। तो उनका अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल अपॉन में ये, ठीक है। अब ये तो हो गया टोटल केस। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल केस फेवरेबल अपॉन में टोटल केस। फेवरेबल केसेस कितने होंगे, उसने क्या बोला है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे ऑरेंज होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ ऑरेंज हो, यहाँ ऑरेंज हो। तो हमने 5 कितने ऑरेंज है आपके पास, 3, तो 2 ऑरेंज कोई भी ले लिया, आइडेंटिकल है तो सिलेक्शन का तरीका एक ही होगा, उनको यहाँ अरेंज कर दिया। दोनों आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, आइडेंटिकल है ना भाई। अब बच्चे कितने आपके पास फ्रूट्स, 5, जिसमें क्या है, 4 एप्पल है और 1 ऑरेंज है, तो उनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैसे, टोटल 5 है, 4 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि एप्पल जो है एक टाइप के हैं। तो ये आपका जो आंसर है वो निकल के आ गया, 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। दैट मीन्स ये लिखा सॉरी 5 फैक्टोरियल से ये 7 इंटू 6 बचेगा और 3 फैक्टोरियल ये 6, तो 1/7 आ गया, ठीक है। अब हम माने कि डिफरेंट है, मतलब सेम वैरायटी को जो है, जो एप्पल्स ये भी डिफरेंट है और ऑरेंज है वो भी डिफरेंट है, और ये तो अलग अलग वैरायटी है तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। आई बात समझ में, क्या बोला हमने कि 4 जो एप्पल्स है वो भी डिफरेंट है और 3 जो एप्पल्स है वो भी 3 ऑरेंज है वो भी डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट 7 फ्रूट्स इन अ लाइन, 7 फैक्टोरियल, सिंपली सारे डिफरेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर उसने क्या बोला है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर और यहाँ पर ऑरेंज आना चाहिए। तो सबसे पहले तो 3 ऑरेंज है, उसमें से हमने 2 ऑरेंज लिए जिनको एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठाएंगे। तो सबसे पहले तो 3 ऑरेंज पड़े, उसमें से 2 लेने का तरीका 3C2। अब 2 ऑरेंज आ गए, उनको बैठाने का तरीका ऑरेंज 1 ऑरेंज 2 और ऑरेंज 2 ऑरेंज 1, तो 2 फैक्टोरियल से बैठाएंगे, 2 प्लेसेस से 2 ऑरेंज है। अब बच्चे कितने हमारे पास, 4 एप्पल्स है और 1 ऑरेंज है, पांचों के 5 डिफरेंट है, तो उनका अरेंजमेंट तो करेंगे 5 फैक्टोरियल से। तो ये आप 5 ये बचा 7 इंटू 6 और ये हो गया 3 इंटू 2 6, तो ये भी आपका 1/7 आ गया। इसका मतलब आप फ्रूट आइडेंटिकल मानो या फिर डिफरेंट मानो, प्रोबेबिलिटी से फर्क, प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझते, बोलो, नोट कर लो इसको। तो प्रोबेबिलिटी के केस में हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल ले या डिफरेंट ले, प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करके लिख लो इसको अच्छे से। हमने बताया आइडेंटिकल ले हम फ्रूट्स या डिफरेंट ले, सेम वैरायटी की बात चल रही है, सभी को आइडेंटिकल सभी को डिफरेंट मिल रहा, ठीक है। तो आइडेंटिकल है तब भी प्रोबेबिलिटी 1/7, डिफरेंट है तब भी। तो आप कोई भी केस ले लो जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को आइडेंटिकल मानो या डिफरेंट मानो, प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। यदि ये बात समझ में आती है तो आगे बहुत आसान है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो अब जैसे
आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे हमें आसान कब पड़ता है, जब चीजें अलग अलग और डिफरेंट हो, ठीक है। तो हम वैसे ही करेंगे अब आगे से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोला है, 5 आइडेंटिकल रेड एंड 95 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स इन अ बैग, इफ अ बॉल इज चूजन फ्रॉम बैग देन, एक मिनट, इसको फर्स्ट पार्ट यहाँ करो क्योंकि सेकेंड पार्ट 3 आ रहा। ओके, if a ball is drawn from a bag then find the probability that drawn ball is red। ओके, तो 5 रेड है और 95 ग्रीन है। उसने आइडेंटिकल बोला है, हमने डिफरेंट मान ली, कोई दिक्कत नहीं। उसने आइडेंटिकल बोला, हमने डिफरेंट मान ली, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो हमें एक बॉल ड्रॉ करनी है जो रेड हो। तो 5 टोटल कितनी रेड है, 5, तो 5 में से कोई भी ले लो। टोटल कितनी बॉल्स है, 100, तो टोटल कैसे हो जाएंगे 100C1, तो ये हो गया 5/100 दैट इज 1/20। कोई प्रॉब्लम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि इफ 3 balls are drawn find the probability that 2 are red and 1 green। बहुत ही सिंपल, 5 रेड, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल 100 बॉल्स है, कितनी लेनी है 3, 100C3। रेड बॉल कितनी चाहिए, 5 में से आप 2 रेड बॉल ले लो, ग्रीन कितनी चाहिए 1, तो 95C1। ये आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आइडेंटिकल बोला था, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल लो, डिफरेंट लो, प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज अ वर्बल इज। ओके, प्रोबेबिलिटी में P है, R है, O, B, A, B, I, प्रोबेबिलिटी LI T and Y। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल है आपके पास 11। अब उसने क्या बोला है कि कितना सेलेक्ट करना है, a single letter is selected then probability that the selected letter is a vowel। तो कितने नंबर ऑफ वॉवल्स है, O, A, I और I 2 बार है, तो 2 बार I है, तो हमने उसको अलग अलग मान लिया। अलग अलग मानने का मतलब है कि I1 और I2 ले लिया। तो टोटल फेवरेबल केसेस 4, क्योंकि 4 वोवल है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, डिफरेंट ले लिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल डिफरेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो 4 में से हमें 4 वोवल से उसमें से एक लेना था। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 11 लेटर्स में से एक लेना है, तो कितने तरीके से ले सकते हैं 11। तो यही प्रोबेबिलिटी हो, यही आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। कोई डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। There are n letter and n addressed envelopes. The probability that all the letters are not kept in the right envelope is। टोटल n लेटर है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एड्रेस है, ठीक है। The letters are not, then the probability that all the letters are not kept in the right envelope। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, n लेटर से n एनवेलप है, तो उनको अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिख लेना 1 to each, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एनवेलप में एक से ज्यादा लेटर रख दिया, ऐसा नहीं, सभी एनवेलप में एक एक लेटर ही जाएगा, तब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा n लेटर्स को n एनवेलप में रखने का, n फैक्टोरियल 1 to each। ओके, अब उसने क्या बोला है कि कोई भी सही जगह नहीं जानी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फेवरेबल केसेस कौन से हो जाएंगे कि हमें किसी को भी अपनी सही जगह नहीं पहचानी, मतलब सॉरी, किसी को नहीं, सभी को, जितने भी लेटर है, ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवेलप, सारे के सारे सही जगह नहीं जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, बाइजेक्शन लगा दिया। टोटल केस में से कौन सा केस माइनस कर दिया, कौन सा केस माइनस कर दिया, जब सभी अपनी सही जगह जा रहे, सभी अपनी सही जगह जा रहे, मतलब लेटर 1 एनवेलप 1 में, लेटर 2 एनवेलप 2 में, कितने तरीके हो गए, एक ही तरीका होगा। तो ये हो गया आपका 1 - 1 by n फैक्टोरियल। क्या किया गया है, टोटल नंबर ऑफ केसेस n फैक्टोरियल, n ब्लॉक को n जगह। अब फिर हमने क्या किया, उसने बोला कि सब सारे के सारे सही जगह नहीं जाने चाहिए, मतलब हमने क्या किया, टोटल केस में से वो वाला केस घटा दिया जो अनफेवरेबल है। कौन सा केस अनफेवरेबल है, जब सारे के सारे सही जगह जाएंगे। तो सारे के सारे सही जगह जाए तो उसका नंबर ऑफ बेस एक ही होगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ बाइजेक्शन लगाया। अब इसमें ध्यान रखो आप, इसमें क्या था, नीचे हमने क्या लिखा था टोटल, अब फिर क्या किया, टोटल में से अनफेवरेबल माइनस किया, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल 1 माइनस अनफेवरेबल अपॉन में टोटल। तो जैसे हम बाइजेक्शन लगाते थे पीएनसी में, है ना, वैसे यही है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ठीक है। फेवरेबल केसेस काउंट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो,
वन माइनस अनफेवरेबल केसेस या अनफेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। आगे बात समझ में? ऐसे भी करेंगे हम आगे से, ठीक है। वन माइनस हमें जो इवेंट चाहिए, वन माइनस जो वो नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो भी काम चल जाएगा। जैसे ये लिखा है, मतलब वन माइनस वो वाला केस जो हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कि सारे के सारे सही जगह चले जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय एन फैक्टोरियल, ये वही हुआ है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7। 7 में क्या है बोलो, देखो भी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फ्रॉम अ बुक containing 100 page, one page is selected randomly. The probability that the sum of the digits of the page number of the selected page is 11 is okay. एक बुक में कितने पेज है? 100 पेज है। एक पेज सेलेक्ट किया जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द पेज नंबर ऑफ द सिलेक्टेड पेज इज 11। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे भाई? टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 100 में से कितने पेज ले रहा है वो? एक, तो 100C1, या फिर सिंपली लिखो 100। टोटल 100 पेज है, एक लेने की टोटल कितने तरीके से ले सकते हैं? 100 पेज है तो 100 तरीके से, ओके। अब हमें वो जो पेज आ रहा है, अब हम उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि उस पे जो पेज नंबर जो है उसके डिजिट्स का सम कितना चाहिए? 11। तो क्या क्या हो सकता है? सिंपली ओके, 100 पेज है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? कहीं से भी 0 से 99 चले जाए, 1 से 99 चले जाए, हमें एक्सट्रीम वाले केस तो नहीं आएंगे। तो हम ये मानेंगे कि 1 से लेके 100 तक पेज काउंटिंग की गई है, 1 2 3 4 ऐसे 100 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 19, इधर तो नहीं हो सकता, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 29 से, फिर 3 8, फिर 4 5 5 4, ये अलग अलग केस होंगे। 45 पेज नंबर, 54 पेज नंबर अलग अलग है, और फिर 4 5 हो गया, 5 4 हो गया, और कोई केस? 2 9 ना, 3 8 4 5 5 4, और फिर 6 3, हाँ 6 3 भी तो होगा, कम यहाँ पर नहीं, 6 3 नहीं, इधर बढ़े कुछ, ये हो गया नहीं, ये जो है ये होगा 38 है ना, और 47 होगा ना, 47 के बाद फिर हो जाएगा 56, ठीक है। 56 के बाद आपको मिलेगा 65, ठीक है, फिर 74, फिर 83 और 92, ठीक है। तो टोटल कितने केसेस आ गए आपके पास? 4। फेवरेबल केस कितने हो गए? 4। तो आंसर इज 4/100, दैट इज 2 बाय या 1/25। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/25। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 7। तो फेवरेबल केसेस आपके पास 4 आ रहे, सॉरी 4 नहीं आ रहे, 1 to 8 केसेस आ रहे हैं, 8/100 या फिर 2/25। आंसर इज 2/25। 8 फेवरेबल केसेस है ना, 4 और 4 8, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A box contains 10 red balls and 15 green balls. If 2 balls are drawn in succession, then the probability that one is red and one is green is succession, okay। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस प्रॉब्लम का, सक्सेशन। मतलब यहाँ पर एक के बाद एक निकाला जा रहा है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 10 तो रेड बॉल है और 15 ग्रीन बॉल है, ठीक है। ध्यान से सुनना इस प्रॉब्लम को, एक के बाद एक निकाला जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे भाई? 25 इंटू 24। कैसे? टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल 25 आपके पास बॉल्स है। अच्छा, आइडेंटिकल और डिफरेंट हो कोई टेंशन नहीं है, हमने डिफरेंट मान के कर लिया, ठीक है। तो टोटल 25 बॉल में से आपने एक निकाला, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, फिर कितनी बॉल बची? 24। फिर दूसरी बॉल निकालने का नंबर ऑफ बेस 24। आगे बात समझ में? अब हमें एक रेड चाहिए और एक ग्रीन चाहिए, तो आप क्या करोगे कि 10 इंटू 15 कर दिया, मतलब रेड बॉल आ गई, ग्रीन बॉल आ गई। क्या ये हो गया क्या आंसर? तो ये आंसर आपका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुनना ध्यान से, कि पहले रेड आए, फिर दूसरा ग्रीन आए, और पहला ग्रीन आए, दूसरा रेड आया है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि एक के बाद एक निकाला जा रहा है। एक के बाद एक निकालने का मतलब है कि पहले रेड आए दूसरा ग्रीन आए, या पहले ग्रीन आए फिर दूसरा रेड आए, अलग अलग बातें हैं। मतलब 25 इंटू 24 में पहले रेड और ग्रीन, फिर ग्रीन है या रेड आए,
अलग अलग बातें हो गई, क्योंकि 25 में पहले रेड आ जाए फिर ग्रीन आ जाए, या पहले ग्रीन आ जाए फिर रेड आ जाए, तो ये केस दोनों केस आ रहे हैं, ठीक है। बट आप बोलते हो कि एक रेड ले ली और एक ग्रीन ले ली, तो ये बात नहीं जमी। आगे बात समझ में, मतलब आपको रेड ग्रीन ग्रीन रेड दोनों का परमुटेशन भी चाहिए, मतलब पहले कौन आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 25 में पहले रेड आ जाए ये भी हो सकता है, या फिर पहले ग्रीन आ जाए ये भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो आपको 15 इंटू 10 भी करना पड़ेगा समझने के लिए, तो पहले रेड आ जाए फिर ग्रीन आए, या फिर पहले ग्रीन आए फिर रेड आए, दोनों केस आपको लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो उसके आने के नंबर ऑफ वेज 10 इंटू 15, पहले रेड ले ले फिर ग्रीन ले ले, या फिर ग्रीन ले ले फिर रेड ले ले, ये हो गया। तो यहां से आपका आ गया 2 इंटू 15 इंटू 10, और ये है 25 इंटू 24। तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया हाफ आपका, तो प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाफ आ गई। आगे बात समझ में, यदि आप 10 इंटू 15 करते हो तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी इसकी, अब वो देख सकते हो कि 1/4 आएगी वो, तो गलत हो गया। आगे बात समझ में, सक्सेशन का मतलब ये है कि एक के बाद एक निकाला फिर दूसरा निकाला, तो पहले रेड आ रहा है ग्रीन आ रहा है, ये अलग बातें हो गई। आगे बात समझ में, यदि कुछ लोग ऐसा करना चाहे कि हमें तो एक रेड और एक ग्रीन चाहिए बट सक्सेशन दे रखा है, तो हम फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 25 में से हमने 2 बॉल निकाले, उसको निकालने का तरीका 25C2, और क्या चाहिए, एक ग्रीन चाहिए और एक रेड चाहिए। तो यहां पर ये बात चल जाएगी। अब इसको देखो तो ये क्या हो गया, 10 इंटू 15, ये हो जाएगा 25 इंटू 24 और डिवाइडेड बाय 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये बात और ये बात एक ही है, समझो आप सब बात को, क्योंकि 25C2 में पहले रेड आए या ग्रीन आए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 25 बॉल पड़ी है, आपने एक ग्रीन 2 बॉल ले ली बस, 25 में से एक साथ 2 बॉल ले ली, उसकी प्रोबेबिलिटी सॉरी उसका टोटल नंबर ऑफ केसेस, और फिर हमें फेवरेबल केसेस क्या होंगे कि 15 ग्रीन है और 10 रेड है, तो उस रेड में से एक बॉल लेनी है, रेड 10 में से, तो 10C1, और दूसरा ग्रीन 15 है उसमें से एक लेनी है, तो 15C1। तो ये सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे करो आंसर सेम ही आ रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि उसने सक्सेशन बोला है, तो पहले 25 केसेस देन 24 केसेस। आगे बात समझो, तो यहाँ भी यही हो रहा है कि 2 से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर 25C2 करोगे तो अरेंजमेंट नहीं आएगी, पहले ग्रीन लो और रेड लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, पहले ग्रीन आए रेड आए उसको फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। बट यहाँ पे 25 इंटू 24 लिखते हो तो ग्रीन आ रहा रेड आ रहा, रेड आ रहा ग्रीन आ रहा, अलग अलग बातें होगी। आ रही बात समझ में? तो इसलिए भी हमें यहाँ क्या लेना पड़ा कि पहले रेड फिर ग्रीन, या फिर पहले ग्रीन फिर रेड, इसलिए 2 केसेस लेना पड़ा। ये ध्यान रखना। प्रॉब्लम नंबर 9 ये इसलिए जरूरी है, सक्सेशन का मतलब ये है कि आप तो इतना ध्यान रखो कि यदि डिनोमिनेटर में आप उनको परम्यूट करवा रहे हो, या परम्यूट डिनोमिनेटर में 2 बार केस आ रहे, रेड ग्रीन या ग्रीन रेड, तो न्यूमरेटर में भी 2 बार आना चाहिए वो, क्योंकि टोटल केसेस में से हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। आगे बात समझ में, आंसर सेम है, वो बात अलग हो रही है, बट जो प्रॉब्लम बोला गया है उसको ध्यान दो, ठीक है। यदि नीचे रेड और ग्रीन रेड का ऑर्डर अलग अलग है, तो न्यूमरेटर में भी ऑर्डर अलग अलग होना चाहिए। बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पे रेड ग्रीन ग्रीन रेड आ रहा, तो हमने ऊपर भी पहले रेड फिर ग्रीन, या फिर ग्रीन या रेड लिया। आगे बात समझ में? तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 9। नाउ प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या बोला गया है, 6 बॉयज and 6 girls sit in a row. What is the probability that boys and girls are sit alternatively? Okay, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने गर्ल्स है कितने बॉयज है, 8, तो उनका अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, सिंपली टोटल नंबर ऑफ केसेस यही होंगे। अब उसमें सॉरी 6 बॉयज एंड 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, तो टोटल 12 हो गए ना, 12। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 12। उनको एक रूम में बैठाना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट 12 फैक्टोरियल। ओके, अब बट उसने क्या बोला है कि ये जो है अल्टरनेटिवली बैठना चाहिए, तो क्या हो सकता है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल गर्ल या फिर बॉय, ऐसा 2 तरीके से हो सकता है।
तो यहाँ पर इस केस की बात करें, बॉयज की पोजीशन फिक्स है, कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से। गर्ल्स की पोजीशन फिक्स है 6 फैक्टोरियल से। और ऐसे कितने केसेस है, 2, ये केस। इसमें भी नंबर ऑफ बेस यही होंगे, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में, बट 2 केसेस है, गर्ल्स बॉय गर्ल ऐसे, या फिर मतलब बॉय से स्टार्ट कर दे या फिर गर्ल से स्टार्ट कर दे, तो ऐसे 2 केस बनेंगे आपके पास। आगे बात समझ में, टोटल नंबर ऑफ केसेस ये है। ये इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 केसेस है हमारे पास। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10। Now question number 11, a card is drawn at random from a pack of cards. What is the probability that the drawn card is neither a heart nor a king? Okay. तो सबसे पहले तो कार्ड का सिस्टम आप समझो। क्वेश्चन नंबर 11, एक 52 प्लेइंग कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड उसमें कितने होते हैं, 52। अब 52 में रेड होते हैं आपके पास 26 और ब्लैक कार्ड होते हैं 26। अब रेड के अंदर, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सूट्स होते हैं 4, रेड 2 होते हैं। जैसे एक हो गया आपका डायमंड और एक हो गया हार्ट, ठीक है। डायमंड जो होता है कुछ इस शेप का होता है भाई, जो शेप है वो गड़बड़ बन सकती है ना, उल्टा लिख दिया। हार्ट ये वाला होगा, ठीक है, इस टाइप पे आता है। और डायमंड जो होगा वो ऐसा बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। फिर इसमें होता है स्पेड और क्लब। स्पेड जो होता है वो इस टाइप से होता है, बट समझ में आ रही है? हम इसको क्या बोलते हैं, हुकुम, और इसको जो कुछ इस टाइप से होता है ये, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये डायमंड कितने होते हैं, मतलब ये सूट्स है, सूट्स या ऐसे बोलो 4 टाइप्स के होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, ठीक है। डायमंड के 13, हार्ट के 13, स्पेड के 13 और क्लब के भी 13, ठीक है। फिर इसमें होता है कुछ फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मतलब जे, के और क्वीन, मतलब ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते, हाँ, किंग वैसे ऑर्डर में लिखना चाहिए, सही है, किंग, क्वीन और जेड। ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं, ठीक है। अब जब भी आएगा तो मैं आगे बताता जाऊंगा, इतना समझो आप तो, ठीक है। और भी अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में रेड 26 कार्ड, ब्लैक 26। अब फिर इनको यदि हम सूट्स में डिवाइड करें तो 4 टाइप्स के होते हैं, डायमंड 13 कार्ड्स, हार्ट 13 कार्ड्स, स्पेड 13, क्लब 13, ओके। और सभी में किंग, और सभी टोटल कितने होते हैं, 13 13 13। और नंबरिंग होती है इक्के की 1, दुक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 2, ऐसे किंग तक 12, ठीक है। यदि हम रेटिंग की बात करें तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ऐसे। फेस कार्ड्स किंग, क्वीन और जैक को बोला जाता है, या जिसपे ऐसा बोलो कि फेस बना रहता है उसको फेस कार्ड बोलते हैं सिंपली, ठीक है। और ऑनर कार्ड बोला जाता है, ऑनर कार्ड में आप इक्का जो है एस उसको जोड़ दो तो वो ऑनर कार्ड हो गए, ठीक है। तो वो 4 मिलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 52। हमें तो एक ही कार्ड चाहिए, तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे उसमें, टोटल में से आप वो माइनस कर दो, कौन से केस माइनस कर दो, कि वो हार्ट हो और किंग हो। तो टोटल नंबर ऑफ हार्ट कितने होते हैं भाई, 13, और किंग जो होंगे वो टोटल 4 होते हैं, बट इसमें एक आ गया तो और कितने हैं, 3। तो टोटल 16 कार्ड्स, मतलब आपको माइनस करना है। हार्ट और किंग मिला के यदि हम बोले तो टोटल कितने होंगे, 16 होंगे। कैसे, इसमें एक किंग आ गया है, टोटल 4 किंग होते हैं, तो 3 इसमें एक आ गया तो 3 और जोड़ दो। तो ये हो गया आपका 52 माइनस 16, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 52। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, एन अनबायस्ड डाई विद द फेसेस मार्क्ड 1 2 3 4 5 6। यदि अनबायस्ड बोल दिया तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि फेसेस जो है ये होगी, इज रोल्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स में out of 4 phase values obtained, the probability that the minimum phase value is not less than 2, मतलब 1 नहीं हो सकता
एंड द मैक्सिमम फेज वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 6 नहीं हो सकता इज। तो बहुत ही सिंपल है। यदि हम सैंपल स्पेस की बात करें तो 4 बार रोल किया जा रहा है, तो पहली बार 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरी बार 6 में से भी कुछ भी आ सकता है, तीसरी बार और चौथी बार भी 6 में से कुछ भी आ सकता है। क्योंकि हमें 4 बार रोल करना है तो 6 इंटू मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि चारों बार रोल किया जा रहा है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। और जो फेवरेबल आउटकम है वो आपके हैं 2 3 4 5, इन 4 में से कोई भी आ जाए। तो पहले में 4 में से कोई भी आ जाए, दूसरे में 4 में कोई से भी आ जाए, क्योंकि ये सभी में बात कर रहा है कि इन 4 वैल्यूज में से आना चाहिए, मतलब 2 से कम 1 और 6 नहीं आ सकता। आ रही बात समझ में? तो सिंपल ये हो गया 4/6 पावर कितने 4, या फिर ऐसे बोलो 2/3 पावर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 2 dice are thrown, the probability that the sum of the points on 2 dice will be 7 is। ओके, यहां पर सम कितना चाहिए आपको, 7। ओके, ठीक है भाई। तो सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है कि डाइस 1 पर 1 आ जाए, तो दूसरे पर क्या क्या पॉसिबल है, 1 आ जाएगा, या फिर 2 आ जाएगा, या फिर 3 आ जाए, या ऐसे 6 तक आ जाए। फिर पहले पर 2 आ जाए तो दूसरे में 1 आ सकता है या 6 आ सकता है, ऐसे ही 3, ऐसे ही 6 तक जाएगा। तो कितने हो गए ये, पहले पर 6 में से कोई भी आ जाए, दूसरे में 6 में से कोई भी आ जाए, तो टोटल सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भाई सिंपल स्पेस होता है 36 होंगे। तो जैसे यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 किया था, वैसे यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। यदि वो बात समझ में आई तो इसके बाद आ जानी चाहिए फिर। अरे इसमें से 6 में से कोई भी आ जाए यहाँ, क्योंकि 1 से 6 मतलब ऐसे देखो, ये 6 कैसे, फिर 6, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डाइस पे, फिर 6, 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 6 कितनी बार, 6 टाइम, तो 6 इंटू 6 ही हुआ क्या। आगे बात समझ में। और उसने बोला है कि सम 7 चाहिए, तो क्या कौन कौन से फेवरेबल केसेस हो गए, 1 6 मिल जाए तो काम चल जाएगा, पहले पे 1 दूसरे पे 6। फिर अच्छा, इसमें जो पहले पे आ रहा है दूसरे पे आ रहा है, जैसे पहले पे 2 आ जाए, पहले इधर दूसरे पे 1 आ जाए, या पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2, ये दोनों काउंट हो रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है। मैंने अभी यहाँ इस प्रॉब्लम, इससे पहले जो प्रॉब्लम किया था, कौन सा प्रॉब्लम था वो, सक्सेशन वाला जो था, उसी टाइप से ये भी है ना। तो यहाँ पर 2 मतलब पहले पे 2 आ जाए और इस पे दूसरे पे 1 आए, या पहले पे 1 आए, 2, ये दोनों केसेस आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि ये 6 आउटकम लिए हैं, तो 2 1 भी आएगा और 1 2 भी आएगा। तो ऊपर आप ध्यान रखना कि 1 6 हो रहा है तो 6 1 भी लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 2 को थ्रो कर रहे तो कुछ भी आ सकता है। बात समझ में आ गई। यहाँ 2 1 आ रहा है तो यहाँ 1 2 भी आ रहा है, तो आपको ऊपर भी इसी टाइप से लेना है कि ऑर्डर, जैसे हमें 1 6 का सम कितना हो गया 7, तो 6 1 का सम भी 7 होगा, वो वाला केस भी लेना है। तो 2 5 3 4 और 4 3 भी चलेगा, क्योंकि ये वाला केस नीचे आया है तो ऊपर भी आना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी है। तो 4 3 हो गया, फिर 5 2 और या फिर 6 1। तो ये आपका इवेंट हो गया ई, मतलब यहाँ पे सम कितना है 7 सभी केस में। आगे बात समझ में। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए आपके पास 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट क्या था कि सम कितना हो 7, दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका सम। आगे बात समझ में। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ऐसे नहीं किया कि ये 3 केस ले लिए और टोटल ये ले लिए, गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर से बता रहा हूं एक बार, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 भी आएगा, तो इसलिए केस 2 बार लिया हमने, 2 5 वाला और 5 2 वाला। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लेटर ऑफ द वर्ड assassin are written down at random in a row, the probability that no two s occur together is। okay, 14 assassin है ना, AAIN और 4 एस है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर ए और एस आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी में आप डिफरेंट ले सकते हो, हमने नंबरिंग कर दी उनके, तो अलग अलग हो गए आपके पास, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी नो टू से, ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ, इनको आपको अरेंज करना है एक रो में, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 लेटर से उनको अरेंज करने का, क्योंकि सारे डिफरेंट माने हमने 8 फैक्टोरियल। अब उसने क्या बोला है कि कोई भी एस साथ में नहीं आना चाहिए, नो टू एस अकर टुगेदर, तो गैप मेथड। तो AAIN को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, डिफरेंट माना है, कितने गैप क्रिएट हो गए 5, तो 5 में से कितने लिए 4, उन 4 का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो गया। तो 4 फैक्टोरियल ये हो गया मिलके 5 फैक्टोरियल, तो नीचे बचेगा
चलो लिख लेते हैं 8 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 3 2 1, और ये 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2, तो ये आपका आंसर आ गया 1/14। ओके, इसमें ऑड्स इन फेवर बोले तो 1:13, ऑड्स अगेंस्ट 13:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला भाई कि आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क्ड विथ नंबर फ्रॉम 1 to 21, 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, द चांस दैट द नंबर्स ऑन देम आर इन एपी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल भी है। ये कैसे, देखो 3 नंबर लेना है इनमें से 1 से लेकर 21, मतलब 3 टिकट्स आपको लेनी है 21 टिकट्स में से, और वो टिकट उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो टिकट्स के नंबर आए वो एपी में हो। ओके, तो सबसे पहली बात तो आती है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो वो तो बहुत ही सिंपल है, 21 में से आपको 3 लेना है। जैसे मैंने 21C3 लिया, यहाँ पे परमुटेशन की बात ही नहीं करेंगे। ये क्या बोल दिया मैंने, मैंने ये बोला कि हाँ अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब पहली टिकट कौन सी आ रही, दूसरी कौन सी ले रहे, तीसरी कौन सी ले रहे, फर्क नहीं पड़ता। बोलो भाई, यहाँ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमें तो 3 टिकट ऐसी लेनी है जिनका सम जो वो एपी में हो। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझना, वो जो 3 नंबर्स मान लो वो एक्स वाई और जेड आ रहे हैं, आगे बात समझ में। तो एपी में है तो 2y = क्या होगा, एक्स प्लस जेड। तो y आपका नेचुरल नंबर है, तो 2y हमेशा क्या हुआ, इवन नंबर। तो 2 नंबर ऐसे चाहिए, अच्छा अलग अलग होंगे क्योंकि टिकट पर नंबर अलग अलग है, टिकट्स पे नंबर अलग अलग है ना। तो ये 2 का सम ऐसा हो कि वो इवन आ जाए। कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि जैसे मैं 1 और 3 लूं तो y 2 होना चाहिए, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा ये वाला केस तो आ नहीं सकता कि ये 2 2 हो तो ये 4 हो गया, तो y को 2 होना पड़ेगा, तो ये केस तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम तीनों टिकट अलग अलग ले रहे हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तीनों नंबर डिफरेंट ही होंगे। आप ये 2 डिफरेंट लेते हो तो y जो है, हम जानते हैं कि इसका और इसका मीन क्या होता है, y होता है। तो जब ये 2 नंबर अलग है तो y भी अलग हो गई होगा। तो आप तो क्या करो, ये 2 नंबर सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करें कि ये 2y है तो ये हमेशा इवन होगा, तो इसका सम हमें क्या चाहिए, इवन, x और y का। तो x और y का सम यदि इवन चाहिए आपको तो वो कैसे मिल सकता है कि दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। दो नंबर का सम इवन चाहिए तो वो क्या हो सकता है, दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो। तो हमारे पास टोटल 21 नंबर से लेके 21, तो इसमें इवन नंबर्स कितने होंगे, 2 से लेके 20 तक 10, ये आपके हो गए इवन। और ऑड कितने होंगे भाई, 11, दोनों का सम 21। मतलब ऑड और इवन सेम नहीं होंगे क्योंकि 1 से लेके 20 तक काउंट कर लो, नहीं समझ में आता तो 1 3 5 काउंट करके देख लो, ऑड कितने आएंगे 11 और इवन कितने आएंगे 10। अब हमें जो हमारा फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस तो क्या थे कि 21 में से 3 ले लें। अब हमें क्या बनाना है कि 3 नंबर जो लेना है वो ऐसे लो कि वो एपी में हो, ठीक है। तो आप 2 इवन ले लो। अच्छा अब ये यहां पर फिर एक बार बता देता हूं कि आपने x प्लस जेड इवन चाहिए, तो हमने 2 लिया और इधर मान लो 4 ले लिया, तो 4 और 2 भी लेना पड़ेगा क्या, नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि हमें 2 नंबर लेके ऐड करना है। मतलब वो वैल्यू असाइन नहीं करने की, x की क्या होगी, y की और z की क्या होगी, क्योंकि पहले बता चुके 21C3 मतलब 3 नंबर लिए, बस आपको देखना है कि बाकी 2 का सम इवन है या नहीं है, बस 3 नंबर आ गए, उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो एक्सट्रीम पर जो नंबर है आपके उनका सम इवन होना चाहिए, बस इतना देखना है हमें। अब वो 2 + 4 करूं या 4 + 2 करूं, इवन तो आना ही है। हाँ ये बात समझ में, ठीक है। तो आपको 2 इवन लेना है या 2 ऑड लेना है, तो इवन लेने का तरीका 10 में से आप कोई भी 2 इवन ले लो, या फिर अच्छा इंटू मत कर देना, या तो इवन लेंगे या ऑड लेंगे, 2 केसेस बनाए हैं, दोनों थोड़ी ना एक साथ हो रहा है, या फिर दोनों ऑड ले लें हम। ये आपका आंसर हो गया। बोलो भाई समझ में आती है, नहीं आवाज आती है, अरेंजमेंट नहीं हुआ है और तीनों नंबर सेम नहीं हो गए। जैसे कुछ लोग फिर अभी भी सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 5 लिया, इसको 5 लिया, तो इसको भी 5 होना पड़ेगा y को। अरे नहीं आएगा ये केस, क्योंकि तीनों टिकट पे 3 टिकट आपको लेनी है, उसमें नंबर अलग अलग है, कैसे आ सकता है 5 5 5। ओके, तो आपको तो 2 डिफरेंट नंबर लेना, उनका सम इवन हो, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, इसका टेंशन मत लेना। y को तो चूज किया ही नहीं भाई,
अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आप कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का नहीं, 1 से लेके 21 तक का कोई नंबर ले लो। मैंने ले लिया 1 और 21, सम कितना हो गया 22, तो y कितना चाहिए 11। हाँ 11 है हमारे पास। तो आप कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर आप सेलेक्ट करो, थर्ड अपने आप फिक्स हो जाएगा, उसको लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ले लिया 5 और 15 ले लिया, सम हो गया 20, y कितना चाहिए 10, तो 10 एक है हमारे पास, तो वो अपने आप आ जाएगा। ओके